नमस्ते, मैं डॉक्टर कृपा हूँ और आज हम बात करेंगे एचआईवी एड्स के ऊपर। एचआईवी एड्स क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी सेहत किस तरीके से खराब हो जाती है, क्या क्या उसके लक्षण आ जाते हैं और किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट लेनी है, किस तरह से हमें एचआईवी को आगे और फैलने से रोकना है। गवर्नमेंट ने एचआईवी एड्स को रोकने के लिए और अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध की है, इसकी पॉलिसीज क्या है, ये हम बात करेंगे। एचआईवी एड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया में हर साल। ये इसलिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है कि लोगों के अंदर जागरूकता आए, अवेयरनेस आए कि ये बीमारी क्या है, इसको हमें आगे और फैलने से किस तरह से रोकना है और इसके पीछे के ब्लाइंड बिलीव है, जैसे कि लोगों की गलत मान्यताएं है, वो सब दूर करने के लिए ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है? एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये वायरस किसी व्यक्ति में आ जाता है तो एचआईवी इन्फेक्शन पैदा करता है और वो इन्फेक्शन एड्स आगे जाके हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको लक्षण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर उसको लक्षण नहीं भी आ रहे हैं तो भी वो दूसरे व्यक्ति को एचआईवी वायरस, एचआईवी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। एड्स क्या है? एड्स एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस सिंड्रोम है। ये एक एचआईवी इन्फेक्शन का एडवांस स्टेज है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी वायरस आ जाता है तो उसकी इम्यूनिटी को वो ट्रिगर करता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से उसको बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। उसके वाइटल ऑर्गन जैसे कि हमारे फेफड़े हो गए, किडनी, हार्ट वगैरह, ब्रेन हमारा हो गया, हमारा पेट हो गया, ये सारी चीजों में इन्फेक्शन आ जाता है और हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है, जिससे बहुत सारी हमको बीमारियां आ जाती है और उसको हम एड्स कहते हैं। एड्स एचआईवी का एडवांस स्टेज है। दोनों में अंतर क्या है? तो एचआईवी एक वायरस है जो हमारे टी सेल, बॉडी में टी सेल नाम का चीज होता है, उसको ट्रिगर करता है और वो हमारी इम्यून सिस्टम को डाउन कर देता है। तो एचआईवी एक वायरस है। एड्स क्या है? एक सिंड्रोम है जो एडवांस स्टेज एचआईवी वायरस का होता है। तो एड्स इज अ मेडिकल कंडीशन। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम एचआईवी वायरस फैलता कैसे है, एचआईवी एड्स किस तरह से लोगों में फैलता है? तो सबसे पहले है कि वो सेक्सुअल कांटेक्ट से। सेक्सुअल कांटेक्ट किस तरह के होते हैं? तो एक होता है ओरल, दूसरा होता है वजाइनल और तीसरा होता है एनल। ओरल में क्या होता है कि जो चुंबन होता है, तो हमारे सलाइवा में जो वायरस होता है, अगर किसी व्यक्ति को एचआईवी एड्स है, वायरस है और वो दूसरे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल संबंध रखता है और चुंबन के थ्रू उसका सलाइवा दूसरे व्यक्ति के सलाइवा में जाता है तो उसको एड्स होने के चांसेस होते हैं। दूसरा होता है वजाइनल। वजाइनल में कैसा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई आइदर स्त्री को या तो पुरुष को एचआईवी है और वो वजाइनल रूट से उनका संबंध होता है तो वो उस तरह से भी एचआईवी एक दूसरे में दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। दूसरा होता है एनल, जो कि गुद्दा से होता है। वो मेल टू मेल में होता है, मतलब एक पुरुष और दूसरे पुरुष में ही वो फैलता है। सबसे ज्यादा अगर सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं और सबसे ज्यादा ये फैलना होता है तो एक पुरुष और दूसरे पुरुष का संबंध होता है तो उससे ये सबसे ज्यादा फैलता है। दूसरा है कि एक पुरुष और स्त्री का संबंध होता है और या एक स्त्री या पुरुष का संबंध होता है तो उससे वो फैलता है। तीसरा होता है एक स्त्री से दूसरी स्त्री में आना, जो कि वो कम चांसेस होते हैं। दूसरा, अगर एचआईवी फैलता है तो हमारे ब्लड एक्सपोजर से। अब ये ब्लड एक्सपोजर कैसे होता है? तो हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि नीडल से प्रिक हो जाता है, ये हमेशा देखा जाता है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स में होता है, जैसे कि नर्स और डॉक्टर एक पेशेंट को इंजेक्शन लगा के वही नीडल दूसरे व्यक्ति में लग जाता है तो वो इस तरह से
फैल सकता है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में कैसे फैलता है कि हम कोई इंडस्ट्री या कोई भी काम करने की जगह पे हम काम कर रहे हैं, किसी का हाथ मशीन में आ जाता है, कुछ कट जाता है धातु की चीजों से, तो हम फर्स्ट एड उनको देने जाते हैं। और जब फर्स्ट एड देने जाते हैं तो बिना ग्लव्स के अगर हमने हाथ लगा दिया तो वो खून हमारे हाथों में आ जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है और उससे हमें फैल सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति को कौन सा इन्फेक्शन है। ठीक है। तीसरा होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। मतलब कि अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तो ये बहुत ही माइनर फॉल्ट होता है। अगर कोई मशीन में ऐसा कोई फॉल्ट आता है तो उससे ये ऐसा हो सकता है कि खून से दूसरे व्यक्ति को HIV एड्स फैल गया। तीसरा होता है पेरिनेटल। मतलब एक माँ से बच्चे में जाना। माँ से बच्चे में कैसे जाएगा कि अगर किसी स्त्री को HIV इन्फेक्शन है और वो गर्भवती हो जाती है तो उससे उसके बच्चे में HIV जा सकता है, पर वो बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है। और किस तरह से जाता है तो उसके स्तनपान से। अगर कोई स्त्री को HIV एड्स है और वो डायग्नोज हो चुका है, पता चल चुका है, फिर भी उसको वो माँ अपना बच्चे को दूध पिला रही है तो उससे उस बच्चे को भी HIV एड्स हो जाता है। दूसरे कौन कौन से रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है जो ऑक्यूपेशन मैंने बताया कि इंडस्ट्री में किस तरह से होता है। हेल्थ केयर वर्कर्स में ये सबसे ज्यादा होता है, हॉस्पिटल स्टाफ में सबसे ज्यादा होता है और लेबोरेटरी वर्कर्स में होता है। दूसरे बहुत माइनर रूट है जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वैसे ही व्यक्ति के होते हैं जो बहुत लंबे समय से बीमार है, जिसके जीवित रहने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो चुकी होती है और ये बहुत ही कोई माइनर फॉल्ट होता है जिससे ऑर्गन ट्रांसप्लांट में HIV इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि एक स्पर्म दूसरी स्त्री के गर्भ में डालना जिससे कि वो गर्भवती बन सके, जिस तरह से उसको बच्चा हो सके। तो ये भी बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, बट हाँ होने के चांसेस है। तीसरा होता है निडल प्रिक, कि किसी भी तरह से निडल प्रिक हो जाता है। कोई व्यक्ति को अगर कोई इंजेक्शन या नीडल लगाया गया है और वो इंजेक्शन या नीडल हमें लग जाता है तो उससे हमें HIV होने के चांसेस हो जाता है। ये अपने ड्रग यूजर जो होते हैं, जो साथ में ग्रुप में बैठ के ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शन से ड्रग लेते हैं, तो वो एक ही सीरिंज और एक ही नीडल से थोड़ा थोड़ा करके सब लोग वही नीडल यूज कर रहे होते हैं, तो उस तरह से भी ये हो सकता है। अब HIV की इन्फेक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितनी मात्रा में वो फ्लूइड, वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में आया है और वो मात्रा में HIV का इन्फेक्शन कितनी मात्रा में है। दूसरी चीज है कि HIV इन्फेक्शन जो है वो हमारे शरीर में ही सरवाइव करता है, वो हमारे शरीर में ही जिंदा रहता है, वो हमारे शरीर के बाहर नहीं सरवाइव करता है। जैसे कि कोरोना वायरस हमारे शरीर के बाहर भी सरवाइव करता था, पर HIV ऐसा नहीं है। अब ये इन्फेक्शन कैसे फैलता है, तो अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उसके ये कुछ फ्लूइड्स जो है वो दूसरे व्यक्ति में आ जाते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा खून से वो फैलता है। अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति का खून किसी दूसरे व्यक्ति में खून में चला गया, सिस्टम में चला गया और वो बहुत कम मात्रा में भी है तो भी वो जल्दी से फैल जाएगा। दूसरा है सीमेन, मतलब कि पुरुष का वीर्य अगर किसी स्त्री के शरीर में जाता है या किसी पुरुष के शरीर में जाता है तो उससे भी HIV इन्फेक्शन फैल सकता है। तीसरा है वजाइनल फ्लूइड, मतलब कि स्त्री की योनि से निकलने वाला फ्लूइड दूसरे व्यक्ति में जाता है, पुरुष में जाता है, तो उससे भी वो फैल सकता है। चौथा है एमनियोटिक फ्लूइड मतलब कोई गर्भवती स्त्री होती है, उसके गर्भ में एक पानी होता है, वो पानी डिलीवरी के टाइम पे निकलता है, तो वो पानी अगर किसी के आंखों में, मुंह में चला जाता है तो उससे भी ये होता है। वो यूजुअली जो कोई डिलीवरी करा रहा होता है उसमें होता है, जैसे कि सिस्टर, नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, आया मासी हो गए, तो उनमें ये जाता है। चौथा है सलाइवा, मतलब कि थूक। एक बहुत कम मात्रा में ऐसा होता है कि किसी के थूक से दूसरे व्यक्ति को HIV होता है, पर हाँ उससे भी होने के चांसेस
होते हैं। अब HIV के लक्षण क्या होते हैं और वो लक्षण कब आना शुरू होते हैं? तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन लग जाता है कोई भी तरीके से, जैसे कि हमने बताया खून से, कोई फ्लूइड से, सलाइवा से, एमनियोटिक फ्लूइड से, ठीक है, तो पहले हम उसको विंडो पीरियड बोलते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आज इन्फेक्टेड हो गया है तो हम उसकी राह देखते हैं उसके सिम्टम्स आने में, और 6 महीने के पीरियड को हम विंडो पीरियड बोलते हैं। ठीक है, 90% ऑफ द केसेस क्या होते हैं 3 महीने के अंदर ही पॉजिटिव आ जाते हैं। 10% केसेस ऐसे होते हैं कि 3 से 6 महीने लेते हैं पॉजिटिव होने के लिए, तो इसे हम विंडो पीरियड बोलते हैं। HIV इन्फेक्शन को बढ़ने के लिए, एक बार एक्सपोज हुआ उसके बाद उसके सिम्टम्स आने के लिए, उसकी सीवियरिटी को बढ़ने के लिए एक टाइम लगता है, और वो इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 साल का भी होता है, जिसमें उसकी सीवियरिटी एकदम प्रोलॉन्ग हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा उसको एडवांस डिसीज आ जाती है। अब हम आते हैं HIV के लक्षण के ऊपर। तो HIV के जो लक्षण होते हैं उसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलते हैं। मतलब कि प्राइमरी लक्षण क्या होते हैं, जो सबसे पहले जो लक्षण आते हैं, और वो लक्षण आने के लिए 3 से 6 हफ्ते लगते हैं। तो वो लक्षण क्या है कि उसको बुखार आना, बुखार हल्का हल्का रहता है, बदन दर्द करना, शरीर बहुत कमजोर पड़ जाना, वजन कम हो जाना, भूख नहीं लगना, मुंह में छाले पड़ जाना, घाव हो जाना, रैशेज पड़ जाना, खुजली वगैरह आना, लिम्फेडिनोपैथी मतलब हमारे शरीर में जो गांठें होती है, जो हमारे बगल में, झांगों में, हमारे गर्दन में गांठें होती है, वो गांठें बड़ी हो जाना, उससे बुखार आ जाना, उसमें दर्द होना, ये सब चीजें उसके लक्षण होती है। उल्टी होना या उसका बार बार उल्टी होने का मन करना, बदन दर्द होना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। सेकेंडरी लक्षण मतलब कि यही सारे लक्षण बहुत आगे जाके बढ़ जाते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, और ये लक्षण प्राइमरी से सेकेंडरी होने तक में 2 से 10 साल का भी टाइम लगता है। तीसरे लक्षण में क्या होता है, तीसरे लक्षण में यही सारी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया होता है, पेशेंट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, किसी भी चीज से उसके, किसी भी बाहर की चीजों की बीमारी से उसको लड़ने की कोई ताकत नहीं रहती है। और ये जो हमने गांठें बोली है, जैसे कि हमारी झांगों में होना, बगल में होना, ये गांठें बहुत बड़ी हो जाती है। 2 से 3 जगहों पे ये गांठें, 2 से 3 गांठें ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसको छूने से भी दर्द करता है। तो ये हमारा फाइनल स्टेज आ जाता है HIV के लक्षण का। अब जो 4th स्टेज है साइन या सिम्टम्स का, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस स्टेज है। ये स्टेज तक पेशेंट के 10% से भी ज्यादा उसका वजन कम हो चुका होता है, बहुत ज्यादा उसको बुखार, लंबे समय तक बुखार रहने लग जाता है, जुलाब होता है, उल्टी होती है, पूरे टाइम उसका बदन दर्द करता रहता है, और उसको सारी ही बीमारियां आ चुकी होती है। उसके मुंह में बहुत छाले हो जाते हैं जो सफेद कलर के होते हैं, जिसको हम कैंडिडियासिस बोलते हैं। हर्पिस ज़ोस्टर सिंड्रोम करके एक वायरस होता है, वो उसमें आ जाता है। जो भी HIV के पेशेंट होते हैं उनको टीबी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। एक हैरी सेल लुकेमिया करके कैंसर होता है, वो पेशेंट को हो जाता है। अब ये स्टेज में उसकी शरीर इतना कमजोर या इतना ज्यादा बीमारी से हो जाता है कि वापस उसको रिकवर करना इम्पॉसिबल के बराबर, मतलब नामुमकिन हो जाता है। वो इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों में भी चला जाता है, हमारे फेफड़े भी खराब कर चुके होते हैं, और हमें कैंसर भी हो सकता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो HIV और एड्स जब हो जाता है तो पेशेंट को एडवांस स्टेज में होती है, जैसे कि कापोसी सार्कोमा, जो कि आप इमेज में देख सकते हो किस तरह से कैंसर उसके मुंह पे होता है। कैंडिडियासिस जो मैंने बोला, मुंह के छाले, वो सफेद छाले पूरे मुंह के अंदर हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन अगर दिमाग में चला जाता है तो खैज आना, ये होता है, और उसको क्रिप्टोमेनिंजाइटिस बोलते हैं। हमारे फेफड़े में अगर ये इन्फेक्शन चला जाता है तो हमारे फेफड़े भी काफी हद तक खराब हो जाते हैं। अब HIV का टेस्टिंग कैसे होता है, तो जो पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसको एक एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं, जो रैपिड और एलाइजा टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर हमें कंफर्म करना है कि ये HIV है कि नहीं, तो एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। इससे ये टेस्ट से HIV
कंफर्म होता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो HIV की अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं आई है। HIV को बढ़ने से रोकना, फैलने से रोकना, यही उसका एकमात्र उपाय है। जो एंटी रेट्रोवायलेंट ड्रग्स आए हैं वो उसकी सीवियरिटी को कम कर सकते हैं, मतलब कि जो हमने लक्षण बोले वो लक्षण को वो कम कर सकते हैं, उसकी जिंदगी को थोड़ा आसान और लंबे समय तक वो अच्छे से जी सके जितना उसको मदद कर सकते हैं। पर HIV को कम्प्लीटली उसके शरीर से निकाल देना वो नहीं करते हैं। HIV की ट्रीटमेंट जो है वो जिंदगी भर तक रहती है। जब तक पेशेंट जीता है तब तक उसको वो ट्रीटमेंट करनी होती है। उसके ड्रग्स होते हैं, वो ड्रग्स आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और वो ड्रग आपको उसी हिसाब से लेने होते हैं। अब हम बात करते हैं HIV को कैसे रोकना है फैलने से, मतलब उसका प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले हमें खुद को एजुकेट करना है और उसके बारे में हमें जितनी भी जानकारी ले सके हमें वो जानकारी लेनी है और हमें दूसरों को भी ये जानकारी देनी है। हमें खुद का HIV स्टेटस जानना है और हमारे पार्टनर का जिसके साथ हमारे सेक्सुअल संबंध है उसका भी हमें HIV स्टेटस देखना है। जब भी आप किसी भी तरह का संबंध रखें तो आपको निरोध यूज करना है। निरोध में आप कॉन्डम यूज करते हैं, जैसे वो बहुत ही इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। हमेशा आपको रेगुलरली अपने आप को स्क्रीन और अपने पार्टनर को भी स्क्रीनिंग टेस्ट कराते रहना है। आपके जो सेक्सुअल पार्टनर होते हैं आपको ध्यान रखना है कि वो एक टाइम पे एक ही पार्टनर रहे, ना कि आप पार्टनर बदलते रहे। बार बार आपको पार्टनर नहीं बदलने हैं, मल्टीपल पार्टनर आपको नहीं रखने हैं। मल्टीपल पार्टनर रखने से HIV बीमारी आना जरूरी नहीं है, आपको दूसरी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बीमारियां आ सकती है जो कि जानलेवा होती है। कभी भी आप ब्लड डोनेट करने जाए या कोई भी लैब में जाए, कोई भी टेस्ट कराने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नीडल है वो नीडल नहीं होनी चाहिए, ना कि वो यूज की हुई होनी चाहिए। जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाए या आपको खुद को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तभी भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। हम हेल्थ वर्कर्स को यूनिवर्सल प्रोटेक्शन जो होता है वो लेना है। हमेशा कभी भी आपको ऐसा लगे कि वहां जहाँ पे ब्लड एक्सपोजर है या कोई भी चीज का इस तरह की बीमारी का एक्सपोजर है तो आपको PPE पहननी है। आपको अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है, अल्कोहल अब्यूज नहीं होना है, कोई भी अननेसेसरी कोई प्रेशर नहीं लेना है। जो भी गर्भवती स्त्री है वो पहली बार जब टेस्ट के लिए जाती है तो उनको HIV टेस्ट बहुत जरूरी है करना, क्योंकि उनको ये जानना बहुत जरूरी है। जो गर्भवती स्त्री HIV पॉजिटिव हो जाती है तो उसको उसी टाइम पे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो कि HIV की दवाइयाँ है वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देना है। अगर कोई स्त्री बच्चा जन्म देती है और उसको HIV पॉजिटिव है तो उसको बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग उसको नहीं करानी है, उससे बच्चे को भी HIV होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जिस व्यक्ति को HIV हुआ है वो HIV इन्फेक्शन फैलने से कैसे रोक सकता है, किस तरह से इसे प्रिवेंट कर सकता है, तो सबसे पहले उसको सेफ सेक्स प्रैक्टिस फॉलो करनी होगी। मतलब कि जो भी उसका पार्टनर है उसको निरोध हमेशा इस्तेमाल करना है, उसको हमेशा एक ही पार्टनर रखना है, ना कि मल्टीपल पार्टनर रखना है। उसके अपने पार्टनर को बताना है कि वो HIV पॉजिटिव है ताकि वो हर तरीके से प्रिकॉशन ले सके। अगर उसका पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसको तुरंत के तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है, ट्रीटमेंट लेनी है। उसको हमेशा दूसरों से अप्रोच करना है हेल्प के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और उसको एक नॉर्मल काउंसलिंग के लिए, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ अच्छे से रहे और वो प्रोत्साहित हो ट्रीटमेंट लेने के लिए। उसको कभी भी उसको प्रिक की हुई नीडल दूसरे के साथ नहीं शेयर करनी है। HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, वो ऑर्गन भी डोनेट नहीं कर सकते हैं। वो अपना रेजर, ब्लेड, टूथब्रश वगैरह चीजें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं।
अगर कोई स्त्री HIV इन्फेक्टेड है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी है और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तुरंत के तुरंत शुरू करनी है। अब HIV इन्फेक्शन किस तरीके से नहीं होता है, तो कोई मच्छर के काटने से, अगर किसी व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन है और वो मच्छर उसे काटा है, वो मच्छर हमें आके काटेगा तो हमें HIV इन्फेक्शन नहीं होगा। कोई कीड़े मकोड़े या कुछ भी किसी भी तरह के जंतु से हमें काटने से इन्फेक्शन नहीं होता है। HIV इन्फेक्शन थूक से, आंसू से या पसीने से नहीं होता है। हाँ, थूक से कम मात्रा में होता है, वो भी अगर कोई किसी व्यक्ति के संबंध में चुंबन होता है तो वो फैल सकता है। अगर किसी व्यक्ति को HIV है और उसे मदद की जरूरत है, वो बीमार है, मेंटली भी बहुत बीमार है, और आप उसे गले लगाते हो, उसका हाथ थामते हो, उसको मदद करते हो और उसके कपड़ों को हाथ लगाते हो, तो आपको HIV नहीं होता है। HIV हवा में नहीं फैलता है। तो अगर आप HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति से बात कर रहे हो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, या उसने मास्क पहना है तो वो आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप उनकी सपोर्ट कर सकते हो, उनको प्रोत्साहित कर सकते हो, उनको हमेशा एनकरेज करना है दवाई लेने के लिए और उनको हमेशा पॉजिटिव रखना है ताकि वो अच्छे से ट्रीटमेंट ले सके और अच्छा जीवन जी सके। एड्स एंड डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि उनको हमसे अलग रखना। तो एड्स ऐसा नहीं होता है कि एड्स किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको हमें सोसाइटी से अलग कर देना या हमसे अलग कर देना है। हमें उनको हमेशा अपने साथ रखना है और उनको प्रोत्साहित करना है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी है जो इसके अगेंस्ट काम करती है। एड्स डिस्क्रिमिनेशन एंड कॉन्फिडेंशियल, जैसे कि हमने बताया कि ये एकदम कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है, ये लोगों में ऐसे बताई नहीं जाती। अगर कोई व्यक्ति इसकी ट्रीटमेंट ले रहा है तो इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं और किसी व्यक्ति को एड्स है तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको ट्रीटमेंट में मदद की जाती है और उसको जो हम मदद कर सकते हैं वो मदद हमें करनी होती है। नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है कि जिन व्यक्ति को एड्स होता है या जो व्यक्ति इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, लंबे दौर से गुजर रहे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट में, उनकी सेहत में, उनके खाने में, उनको और जागरूकता, पॉजिटिव रहने में और उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखने में ये ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन से आप कब कोई मदद ले सकते हो इसकी जानकारी के ऊपर, या आपको ये केस नोटिफाई करना है, आपके सोसाइटी में आपको लगता है कि किसी को ये है और वो ये दवाई नहीं ले रहा है, तो ये आप नाको के द्वारा उसको आप मदद कर सकते हैं। HIV and AIDS PNC Act 2017, HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017, ये एक एक्ट है जिस एक्ट के तहत हम सारी जानकारी, सारी सुविधाएं ले सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अगर हमें कोई सुविधाएं नहीं दे रहा है तो ये एक्ट की तरह से हम सारे राइट्स हम मांग सकते हैं। ये एक्ट अप्लाई हो चुका है सितंबर 10, 2018 में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो HIV एड्स को रोकना, उसको फैलने से रोकना, उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सके, उसके जो भी लीगल राइट्स है, जिस व्यक्ति को HIV हुआ है वो सारे राइट्स वो इसकी एक्ट के थ्रू वो सारे के सारे ले सकता है। ये एक्ट से हम अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जो भी पीड़ित लोग हैं उनके लिए, उनको सारी फैसिलिटीज, हॉस्पिटल में रहना, उनको दवाइयाँ देना और जो भी उसके लगने से उसको मदद हो सकती है, वो सारी चीजें हम ये एक्ट के थ्रू ले सकते हैं। एक टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर है 1097। ये हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके कभी भी केसेस नोटिफाई कर सकते हो। आपको जो भी जानकारी चाहिए, दवाई के रिलेटेड हेल्प चाहिए, डॉक्टर की हेल्प चाहिए या और कोई फैसिलिटीज चाहिए ये HIV एड्स के रिगार्डिंग, तो आप इसके तहत आप इसके ऊपर कॉल करके आप कभी भी जानकारी और मदद ले सकते हैं। थैंक यू।